जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 बायोलॉजी की। चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज, और इसमें जो होने वाली बीमारियां हैं ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा, उसके ऊपर हमने पहले बात कर ली। अब हम बात करेंगे आपसे अस्थमा की और लंग कैंसर की। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं खुर्रम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, अस्थमा से पहले हम बात करेंगे नमूनिया की, क्योंकि नमूनिया भी जो था ये टॉपिक हमारा रह गया था। नमूनिया बेसिकली कह लें कि एक ऐसी बीमारी है जो कि फेफड़ों की बीमारी है। सो नमूनिया इज़ अ इन्फेक्शन बेसिकली, और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक वायरस की वजह से होती है, और उस वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके अलावा बैक्टीरिया से ज़्यादातर ये बीमारी होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नम्यूनी, राइट। तो आप कह लो कि ये दोनों लंग्स को भी ये बैक्टीरिया जो है जाके टच कर सकता है और दोनों लंग्स को ख़राब कर सकता है। तो आपको ये बतौर एमसीक्यू जो है, बोर्ड एमसीक्यू सवाल याद रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नमूनिया कॉज करता है। तो वो है स्ट्रेप्टोकोकस नम्यूनी। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनी आपने याद रखना है। और इसके अलावा कुछ वायरस भी कर सकते हैं, जिनमें इन्फ्लुएंजा वायरस मैंने आपसे बताया। इसके अलावा फंगस भी किसी हद तक हवा की मदद से जो है फेफड़ों में आ जाती है, और ये भी जो है आपको इन्फेक्शन कर सकती है। तो लिहाजा आप याद रखें कि जो नमूनिया है ये एक इन्फेक्टिशियस डिजीज़ है, यानी इन्फेक्शन से होती है। और इन्फेक्शन क्या होता है याद रखें, कोई भी डेड चीज़ इन्फेक्शन नहीं कर सकती। हमेशा कोई ज़िंदा चीज़ आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी को अगर डिस्टर्ब करे तो वो होता है इन्फेक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसकी कि आखिर जो है पहले तो आपको बोर्ड में सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ नमूनिया। तो व्हाट इज़ नमूनिया का जवाब मैंने आपको दे दिया कि नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये आप कह सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट आर दी कह लें कि ऑर्गेनिजम्स विच कॉज नमूनिया। तो जो नमूनिया कॉज करने वाले आपके सामने यहाँ पर हैं जानदार, उनमें मैंने आपको बता दिया। कुछ वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनिया आपने भूलना नहीं है इसको। और इसके अलावा कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कौन सी फंगस नमूनिया कॉज करती है ये आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ये सारे जानदार थे जिनकी हमने बात की, आपके एल्वेलाई में आ जाते हैं, यानी घूमते फिरते सारे फेफड़े से होते हुए ये पहुंच जाते हैं एल्वेलाई तक, यानी कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। जो कि मैंने आपसे कहा था कि आपने मुझे बताना है कि कितने एल्वेलाई जो हैं वो हमारे लंग्स में होते हैं। तो ये भी कमेंट करके बताएं कि कितने एल्वेलाई हमारे लंग्स में होते हैं। सो दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर, ठीक है। ये वहाँ पर बैठ जाते हैं जाकर एल्वेलाई में, और फिर ग्रो कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम, ये एल्वेलाई, और यहाँ पर आकर ये बैठ जाते हैं, और यहाँ पर आकर ये ग्रो कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम बेसिकली। ऐसे क्यों, आप जब कभी गंदी हवा में सांस लेते हो तो ऐसा हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब चीज़ होनी होती है तो वो होती है। सो द ब्रेक द लंग टिश्यूज़, डेफिनेटली ये जो एल्वेलाई के सेल्स हैं इनको ख़राब कर देते हैं। एंड द एरिया बिकम्स फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। अब डेफिनेटली जब फ्लूइड और पस से जो एल्वेलाई आपका भर जाएगा तो हवा तो उसमें आ नहीं पाएगी, जिस वजह से आपकी बॉडी में हवा की कमी हो सकती है। सो द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड, ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ, क्या सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, इसका जवाब हम यहाँ से लेंगे कि सिम्टम्स ऑफ निमोनिया में कोल्ड दैट फॉलोड बाय द हायर फीवर, आप ठंडे हो जाएंगे, ठंड लगेगी आपको, फिर आपको बुखार भी होगा। शिवरिंग, आपके अंदर कपकपी तारी होगी, आप कांप रहे होंगे। एंड अ कफ विद स्प्यूटम, और आपको बलगम, एक बड़ी गंदी सी थूक है, इसको हम बलगम कहते हैं। तो स्प्यूटम आपको बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो एल्वेलाई हैं उनमें फ्लूइड आ गया है, पस आ गई है, तो डेफिनेटली स्प्यूटम बनने के तो पूरे पूरे चांसेस हैं। सो पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, ये भी एक सिम्टम है कि आपको उखड़ उखड़ के सांस आएंगे, सांस प्रॉपरली नहीं आएगा। द पेशेंट स्किन कलर में बिकम चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश, ये कलर हो जाता है। नमूनिया की ये एक अलामत होती है, और ये बोर्ड में आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि भी आखिर वो कौन सा कलर है जो नमूनिया की अलामत है। तो नमूनिया की अलामत जो है वो डस्की कलर है और सिम्टम है, और पर्पलिश कलर भी अगर आपकी बॉडी का हो रहा है तो समझ लें इट्स नॉट लाइक है कि अगर आपकी बॉडी भी पर्पलिश हो रही तो आप नमूनिया सोच लें खुद को, बाकी सब चीज़ें भी होनी चाहिए। सो इट इज़ ड्यू टू दी पूर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, और ये पर्पलिश कलर हुआ, डस्की कलर हो गया, तो ये वजह बनी बिकॉज के शायद ऑक्सीजन प्रॉपरली सही तरह से नहीं मिल सका। सो क्या हो सकता है, इफ़ यू जस्ट रियली क्यूरियस, यहाँ तक आपका जवाब होगा।
इसका व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। तो स्टूडेंट्स अब ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर निमोनिया से बचा कैसा जाए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप ये भी सोचो कि आखिर निमोनिया होता है किसको। स्पेसिफिकली बच्चों को निमोनिया होता है, बड़ों को निमोनिया नहीं होता है। तो बच्चे ज़्यादातर इसके शिकार होते हैं। स्पेसिफिकली आप कह लो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के शिकार हो जाते हैं, कुछ वायरसेस फंगस भी है। सो आप कह लो कि वैक्सीन आप लगवा लो, ठीक है, अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया, स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लेकर। सो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप निमोनिया। और इसके अलावा आप एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि निमोनिया ना हो। जब एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं हुई थी तो तकरीबन स्टूडेंट्स 3 में से जो एक फ़र्द था उसको निमोनिया की वजह से उसकी डेथ हो जाती थी। लेकिन अब टोटली तौर पे निमोनिया से आप बच सकते हैं। और निमोनिया जो है ये एक अब डेडलीस्ट डिजीज़ नहीं है, लेकिन जब डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स नहीं थी, वैक्सीन्स नहीं थी, तो ये बीमारी जो थी इट वाज अ डेंजरस काइंड ऑफ अ डिजीज़। स्टूडेंट्स इसमें एक एमसीक्यू मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा इस टॉपिक में, दैट इज़ बेसिकली डबल निमोनिया। डबल निमोनिया क्या होता है? डबल निमोनिया इस कंडीशन को कहते हैं कि जब दोनों लंग्स आपके जो हैं अफेक्ट हो जाते हैं, यानी अगर दोनों लंग्स को आपके प्रॉब्लम हो गया है तो इस सिचुएशन को जो है हम डबल निमोनिया का नाम देंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट बीमारी की, जो कि एस्थमा है। अब डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल थिंक एंड थॉट अबाउट कि ये एस्थमा क्या होता है। स्टूडेंट्स ये भी बेसिकली आपके ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई की बीमारी है। इसमें भी आप कह सकते हो कि बहुत से डिफरेंट एजेंट्स हो सकते हैं, या आप इनको एलर्जेंस कह सकते हैं कि जो एलर्जेंस होते हैं ये आपके सांस की नालियों में जा सकते हैं और जो आपकी सांस की नालियों को सूजन का शिकार कर देंगे। ये आप देख सकते हो निमोनिया हो रहा है, यहाँ पर कुछ कॉजेटिव एजेंट्स एल्वेलाई फिल्ड विद पस हो गया। ये निमोनिया की बीमारी मैं आपको बता रहा हूँ। और नॉर्मल एल्वेलाई ये होता है और ये समझ लें, और पेशेंट्स को खांसी वगैरह बहुत आती है। तो अस्थमा में ये होता है कि आपकी जो ब्रोंकाइटिस है, बेसिकली ब्रोंकाइटिस कह रहा हूँ, ब्रोंकाई जो हैं वो बेसिकली इस तरह स्वेल कर जाते हैं। आप देख सकते हैं सारी स्वेलिंग हो गई, ये नॉर्मल है। ये एलर्जेंस हैं जो बेसिकली आपको नज़र आ रहे हैं कि ये एंटर हो रहे हैं हवा के थ्रू। तो स्पेसिफिकली ब्रोंकाई जो है वो इन्फ्लेम कर जाता है, यानी सूज जाता है, ठीक है। तो मोर म्यूकस प्रोड्यूस होती है, नैरोइंग ऑफ द एयरवेज हो जाती है, यानी आपके जो सांस लेने का मरहला है वो थोड़ा डेफिनेटली इसमें अब आपको पता है कि थोड़ी नैरो हो चुकी है, ये थोड़ी सी कम हो गई है जगह, और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि म्यूकस भी इसके अंदर पड़ा हुआ है और कम भी हो गई है। तो वेरी स्वेयर कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। और नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, यानी कि जो हवा जहाँ से गुजरनी है वो तो जगह बिल्कुल ही बंद हो चुकी हुई है या कम हो चुकी हुई है। सो इन एस्थमा पेशेंट्स द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव। स्पेसिफिकली ब्रोंकाई मैंने आपको बताया था, ब्रोंक्यूल्स भी मैंने आपको बताए थे। जिस तरह आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये आपका ट्रेकिया है, ये फिर ब्रोंकाई हैं और आगे से मज़ीद नालियाँ डिवाइड होती जा रही हैं। इनको आप ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, लिखा भी हुआ है ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स में और ब्रोंकाई में स्वेलिंग हो गई है और उसमें एलर्जेंस आ गए हैं। एलर्जेंस से मुराद है एलर्जी करने वाले मादे। अब एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई हुई है। जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर डेफिनेटली आपको एस्थमा हुआ है। इन एस्थमा पेशेंट्स द ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू द डिफरेंट एलर्जेंस, एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स। आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एस्थमा, व्हाट आर एलर्जेंस। तो ये बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड में आ सकते हैं। एलर्जेंस आप लिख सकते हैं एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डस्ट आपकी एलर्जी कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को स्मोक से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को पोलन्स क्या होते हैं, ये जरदाने होते हैं। ये जो फूल होते हैं ना, फूल के ऊपर जब आपको येलो येलो से गुलाब का फूल है तो कुछ पोलन्स नज़र आते हैं, तो उस वजह से आप कह लो कि एलर्जी होती है। समटाइम्स आपको इस फूल सूंघ ले तो बेचारा जो एस्थमा का पेशेंट है उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। पोलन्स वही हैं जो शहद की मक्खियों के पैरों को लग जाते हैं और फिर क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन जैसे लफ्ज़ आपने पढ़े होंगे। ये मैं आपको इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पोलन्स के बारे में मज़ीद तस्वीरें भी दिखाऊंगा, तफसील भी दूंगा, तो आप मेरे साथ रहो। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। सो व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जेंस, यानी कि अगर आप इन एलर्जेंस को एक्सपोज कर लेते हो, यानी कि अगर आपको ये टच कर देते हैं या डस्ट में चले जाते हो, अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हैव डिफरेंट कंडीशंस। एस्थमा के बेचारे मरीज जो हैं, सो व्हेन एक्सपोज टू एनी एलर्जेंस द सेंसिटिव एयरवेज शोज इमीडिएट एंड द एक्सेसिव रिस्पॉन्स टू कंस्ट्रिक्शन। और फिर आपकी जो एयरवेज हैं डेफिनेटली वो बिल्कुल नहीं चाहती कि एलर्जेंस पूरे फेफड़ों में फैलें, तो वो स्पेसिफिकली ब्रोंकाई बंद हो जाते हैं, सूज जाते हैं कि भी फेफड़ों तक ये सारे पॉजिटिव एजेंट्स जो हैं वो मत जाएं।
तो ये एक वजह होती है। सो ये इसका एक रिस्पांस होता है, कह लें कि एलर्जेंस का, कि जो ब्रोंकाई हैं वो नहीं चाहते कि ब्रोंकाई जो है बीमारी जो है वो पूरी आगे ब्रोंक्यूल्स में चली जाए। सो ये इसका सीन होता है, इसलिए इन्फ्लेम भी कर जाते हैं। सो इन्फ्लेमेशन सूज जाते हैं। सो व्हेन एक्सपोज टू एनी सच एलर्जेंस द सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स, जल्दी से और जितना मतलब भारी किस्म का रिस्पॉन्स हो सकता है, वट एवर बॉडी कैन डू अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ डेडलीस्ट थिंग्स। हर किसी के लिए नहीं होता है। आप परफ्यूम लगाते हो आपको कुछ नहीं होता, आप बाग में जाते हो, फूलों में, बहार में, बागों में जाते हो, आप कुछ नहीं होता। तो मतलब आपको परफ्यूम से, पोलन से कोई मसला नहीं है। आप अगर स्मोक में बैठे हुए हो या बारबेक्यू लगवा रहे हो, मतलब अब बारबेक्यू का पता ही होगा आपको, ये जो बारबेक्यू होता है, तो अब उसमें आप खड़े हुए धुएं के अंदर आपको कुछ हो नहीं रहा है और डस्ट वगैरह हो गई, मतलब आपने क्या किया, कमरे को सारा झाड़ दिया और अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट है, या आप किसी बहुत ऐसे रोड से जा रहे हो जो गाड़ी बड़ी तेज़ गुजरी है और उस डस्ट में आप आ गए हो, तो वैसे मास्क पहना जा रहा है, कोरोना का सीज़न है, तो आपको पता है कि वैसे भी इन सब चीज़ों से जान बची जाती है। तो मास्क इज़ गुड, इसको पहनना, वैसे भी पहनना चाहिए, अगर कोरोना के लिए नहीं वैसे भी पहन सकते हैं आप। सो इन दिस कंडीशंस द पेशेंट फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। जो पेशेंट होता है बेचारे को, डेफिनेटली इसकी जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, वो तो सारे सूज चुके हैं, उनमें म्यूकस भी आ चुका हुआ है, नैरोइंग हो चुकी है एयरवेज की, तो डेफिनेटली वो बेचारा क्या सांस लेगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बन सकता है, नेम सम एलर्जेंस। तो इन एलर्जेंस के आप नाम लिख सकते हैं। वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ क्वेश्चन एलर्जेंस का, आपको अगर पता नहीं होगा तो आप क्या लिखोगे। बहरहाल ये 4 लिख दोगे, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। 2 नंबर का सवाल ही बोर्ड में अमूमन पूछा जाता है। अब अगला सवाल आपको आ सकता है कि भी सिम्टम्स क्या हैं अस्थमा के। स्टूडेंट्स, अस्थमा के सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि आप कह लो कि अस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे आपको पता है कुछ लोग जो हैं जिनको पोलन्स की वजह से अस्थमा हुआ, कुछ लोगों को परफ्यूम की वजह से हो गया। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको अस्थमा हुआ किस वजह से है। सो द मोस्ट सिम्टम्स, द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सांस उखड़ उखड़ कर आएगा, कम आएगा, स्पेशली विद द एक्सर्जन ऑफ एट नाइट, स्पेशली रात के वक्त जब आप रेस्ट में होते हैं ना, तब ये सीन हो रहा होता है। वीजिंग यानी कि ब्रोंक्यूल्स में से सीटियों की आवाज़ें आएंगी। स्पेसिफिकली मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, ब्रोंकाइटिस के लेक्चर में, आप मेरे पिछले लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको फॉलो करके देख सकते हो। तो वीजिंग जो है, कह लो कि वीजिंग या सीटियों की आवाज़ जो है वो आएगी। विस्लिंग साउंड व्हेन द ब्रीथिंग इज आउट। सो कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, यानी कि आपकी जो, आपको लगेगा सीना आपका भारी भारी सा है, टाइट है, और खांसी आपको आती रहेगी। सो ये अस्थमा के कुछ सिम्टम्स हैं जो आपने याद कर लेने हैं। अमूमन 2 नंबर का सवाल बोर्ड में यही आता है, सिम्टम्स क्या हैं अस्थमा के, एम्फीसीमा के सिम्टम्स क्या हैं, नमूनिया के सिम्टम्स क्या हैं, ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं। तो ये सिम्टम्स वाला सवाल बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। बहरहाल व्हाट इज़ अस्थमा, व्हाट इज़ नमोनिया, व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस, व्हाट इज़ एम्फीसीमा, व्हाट इज़ लंग कैंसर, ये सवाल भी अमूमन बोर्ड में आ जाते हैं। बहरहाल सो द केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई, यानी ऐसे केमिकल्स होंगे, यानी हाउ अस्थमा कैन बी क्योर्ड, यानी इलाज कैसे किया जाएगा इसका। क्योर्ड का मतलब है इलाज करना। सो अस्थमा कैसे क्योर किया जाएगा, इसका इलाज कैसे किया जाएगा, या डायग्नोज्ड हो सकता है। बहरहाल तो आपको पता है कि अगर कोई ऐसा केमिकल हो, कोई दवाई हो जो एबिलिटी रखती हो, खासियत रखती हो कि वो डायलेट कर देगा, यानी कि आपको जो सिचुएशन नज़र आ रही है इस वक्त, इस सिचुएशन को दोबारा इस सिचुएशन में कन्वर्ट कर देगा। इसे कहते हैं डायलेशन, यानी कि ये कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी है, ये देखें लिखा हो ना कंस्ट्रिक्टेड, तो ये कंस्ट्रिक्शन हुई है। कंस्ट्रिक्शन को दोबारा क्या किया जाएगा, ये डायलेशन है, ये डायलेटेड है, डायलेटेड यानी खुला है, नॉर्मल है, तो डायलेट कर दिया जाएगा। यानी कि जो केमिकल है इसको कंस्ट्रिक्टेड सिचुएशन को, ब्रोंकाई को या ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर दे, तो वो दवाई तो अच्छी होगी ना, ब्रोंकाई को या ब्रोंक्यूल्स को। आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, तो उन केमिकल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, वो केमिकल्स कौन से होते हैं, उनको हम कहते हैं इनहेलर्स, राइट। व्हाट डू यू कॉल देम, इनहेलर्स। तो ये जो इनहेलर्स होते हैं, यह एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि ब्रोंकाई को और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देती है। इनके पास ये खासियत मौजूद है, ये ऐसे केमिकल्स हैं। तो आई होप आपको इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। सो अब बात करते हैं आपसे हम लंग कैंसर की, और उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके जवाबात की तरफ चलते हैं।
स्टूडेंट्स अगर आप बात करें अब लंग कैंसर की, तो लंग कैंसर तो एक बड़े गड़बड़ किस्म की डिजीज़ है, आप ये देख सकते हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, छोटा सा मैस नज़र आ रहा है, कैंसरस मैस। कैंसर क्या होता है कि सेल्स अपनी मर्जी से जो है वो डिवीजन शुरू कर देते हैं। आप कह लो कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन होना शुरू हो जाती हैं, यानी ये वाले जो सेल थे इनको अलाउ नहीं था कि डिवाइड करें, इन टिश्यूज़ को अलाउड नहीं था ये डिवाइड करें, तो ये बन चुके हुए ट्यूमर। ये क्या बन चुके हुए ट्यूमर, तो ये ट्यूमर बन चुके हुए हैं। वी डोंट लाइक कि ये ट्यूमर्स बनते। और ऐसा क्यों हुआ, आखिर सेल्स ने क्यों किया अपनी मर्जी से डिवाइड, क्यों बन गया टिश्यू एक ट्यूमर? इसके पीछे वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। सो द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म अ ट्यूमर्स. So the cellular growth may also be invade adjacent tissues beyond the lungs. यानी कि मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि लंग्स की टिश्यूज़ लंग्स में रहें, ये बाहर भी निकल सकते हैं, किसी और टिश्यूज़ को भी डैमेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी इन्वेडिंग कर सकते हैं। इन्वेडिंग मतलब कंट्रोल कर लेना, यानी ये ख़राब सेल्स जाकर दूसरे सेल्स को भी ख़राब कर सकती हैं। एडजेसेंट सेल्स टिश्यूज़ का मतलब है साथ वाले टिश्यूज़। आपको पता है लंग्स के इर्द गिर्द भी और भी डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, उनको भी ख़राब कर सकते हैं। सो ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो लंग कैंसर के आपको स्पेसिफिकली ये होते हैं कि आपको सांस कम आ रहा होता है, उखड़ के आ रहा होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। सिम्टम्स आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, कफिंग हो रही होती है आपको, इसके अलावा आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। तो अब एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ कि जो लंग कैंसर है वो कह लें कि आप डेथ्स कॉज कर रहा है, और इसे रिस्पॉन्सिबल है तकरीबन 13 लाख लोगों की डेथ का वर्ल्ड वाइड एनुअली, हर साल। यानी एक साल में 13 लाख लोग बेचारे सिर्फ लंग कैंसर से ही मर जाते हैं। तो इसकी सिम्टम्स भी आपको मैंने बता दिए हैं, क्वेश्चन बता दिया है। वैसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, सारे सवाल हर टॉपिक में से क्या क्या बन सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे देता हूँ, ताकि आप उनको आप फॉलो कर लें। नोट्स तो सारे होते ही हैं, स्पेसिफिकली एक्सरसाइज के, शॉर्ट के, इसके अलावा एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के नोट्स, उनको कैसे लिखना होता है। इसके अलावा आपको मैं कुछ मज़ीद डिस्क्रिप्शन में कुछ MCQs बना देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस बना देता हूँ। तो कोई टीचर हज़रात सुन रहे हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उनको फ़ौरन दे सकते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, और कंपोज टेस्ट हो जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू टू हेल्प द स्टूडेंट्स, टू हेल्प द टीचर्स। तो ये मेरा काम चल रहा है। आई होप यू आर लाइकिंग माई वर्क और आप मेरे साथ रहेंगे। बहरहाल अभी बात आपसे हो रही थी लंग कैंसर की। तो लंग कैंसर होता है, आपको मैं बता रहा था कि भाई दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल सेल डिवीजन, और इसके अलावा मैं आपको सिम्टम्स बता रहा था। अब मैं चलता हूँ कि आखिर लंग कैंसर होता क्यों है। लंग कैंसर बेसिकली कह लें कि होता है कार्सिनोजेंस की वजह से। कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपके फेफड़ों में चले जाते हैं और फिर कैंसर कॉज करते हैं। लुक एट दैट, वेरी बैड थिंग्स। कार्सिनोजेंस अच्छे नहीं है। व्हाट आर कार्सिनोजेंस, ये सवाल आपको बोर्ड में आ सकता है। तो जैसे स्मोक का सिगरेट जो है, सिगरेट का जो स्मोक है वो बेसिकली कार्सिनोजेनिक होता है। तो इसके अलावा आपको पता है कि सूरज से जो है बहुत सी ऐसी रेडिएशंस आ रही हैं, और वो रेडिएशंस आपको पता है कि वो अगर ओजोन ना हो, ओजोन के बारे में भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, केमिस्ट्री के लेक्चर्स ले मेरे आप। तो ओजोन जो है वो हम बहुत सी ऐसी रेडिएशंस को रोक लेती है जो सूरज की तरफ से आ रही थी, और अच्छी अच्छी रेडिएशंस को नीचे भेजती है। तो कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनको हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं, यानी वो अगर हमारी स्किन पे आके लग जाएं, फेफड़ों पे चली जाएं, आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से भी हमें कैंसर हो जाता है फेफड़ों का। और इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, यानी वायरसेस वगैरह आपको पता है जाकर सेल की DNA पे कंट्रोल करते हैं। तो DNA हमारा सेल का इवन हमारा नहीं रहता और वायरस के हो जाता है, तो फिर वो अनकंट्रोल डिवीजन शुरू कर देता है। तो ये मैं आपको फर्स्ट ईयर में समझाऊंगा कि ये लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल्स क्या होती हैं। तो बहरहाल अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये हैं मेन कॉजेज़ किसके, कार्सिनोजेंस, लंग कैंसर के। क्या है, कार्सिनोजेंस कॉज करते हैं लंग कैंसर, आयनाइजिंग रेडिएशंस कॉज करती हैं लंग कैंसर। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस भी जो हैं वो लंग कैंसर कॉज कर देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, स्मोकिंग जो है ये सबसे बड़ा कॉज है लंग कैंसर का, यानी कोई स्मोकर है इसको लंग कैंसर हो जाता है। सो दिस रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स। किसी हद तक जो है कह लो कि अहमियत के हामिल नॉन स्मोकर्स लोगों को लंग कैंसर नहीं होता, क्योंकि सिगरेट नहीं पीते, और भी तो बड़ी वजूहत हो सकती है ना लोगों को लंग कैंसर होने की। अब ये ज़रूरी थोड़ी कि सिगरेट से ही होता है सिर्फ, लेकिन सिगरेट भी एक वजह है। सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। चलें आप ऐसा करो,
मुझे उन कार्सिनोजेंस के नाम बताओ। 50 के तो कह रहे हैं ये है, ये बोर्ड में एमसीक्यू भी आपको आएगा कि भाई बताओ कितने कार्सिनोजेंस होते हैं। तो आप मुझे फिलहाल अभी बताओ कौन कौन से कार्सिनोजेंस के बारे में आपको पता है, वो आप कमेंट में बताओ। जितने ज़्यादा का पता होगा, गुड नहीं पता तो कोई बात नहीं, गूगल करो अभी और सारा प्रॉपरली कमेंट करके बताओ। उसके बाद पैसिव स्मोकर्स क्या होते हैं, मतलब आपके अगर वालिद साहब सिगरेट पी रहे हैं, पीना नहीं चाहिए उनको, तो साथ बैठा हुआ बंदा जो कि सिगरेट नहीं पी रहा वो होता है पैसिव स्मोकर। तो पैसिव स्मोकिंग से भी मतलब जो साथ बैठा हुआ वो सांस में सिगरेट का स्मोक जो है वो अंदर लेके जा रहा है, इनहेल कर रहा है, अंदर लेके जा रहा है। और फ्रॉम दी अनदर स्मोकिंग इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ लंग कैंसर। तो ये भी एक वजह बन जाती है। मतलब एक तो स्मोकर है उसको तो लंग कैंसर होना ही है, लेकिन तकरीबन अल्लाह करे ना हो उसको, लेकिन मैं आई एम रियली सेइंग कि पॉसिबिलिटी है। लेकिन पैसिव स्मोकर को भी जो है वो लंग कैंसर हो सकता है, वेरी डेंजरस काइंड ऑफ थिंग। तो द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट, जैसे आप सिगरेट लेट मी ड्रॉ दिस सिगरेट, और ये इसका फिल्टर है। तो अब ये जो कह लें बर्निंग एंड है, दिस कॉल्ड द बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट, जहाँ से आप सिगरेट को जलाते हैं, वो ज़्यादा डेंजरस होता है दैन दी स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। तो ये फिल्टर एंड है, ये वाला फिल्टर एंड है। तो यहाँ फिल्टर एंड की तरफ से कह लें कि ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि फिल्टर का मतलब है कि 50 कार्सिनोजेंस हैं, तो उनमें से कुछ थोड़े बहुत तो रोक लेता है वो। तो लेकिन ये क्या एज अ होल स्मोक, आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं फ्रॉम दी बर्निंग एंड या आप फिल्टर एंड से कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, डोंट टच इट मैन, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, देखो एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि आप टोबैको स्मोकिंग को जो है वो प्राइमरी गोल ये होना चाहिए कि एलिमिनेट करें, मत पिए सिगरेट। और अपने फेफड़ों को फिर डेफिनेटली स्मोक से आप बचा के रखेंगे, कैंसर से बचा के रखेंगे। तो जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बड़ी टेंशन में भी थी पिछले दिनों में, कोरोना के दिनों में, तो गवर्नमेंट्स को उन्होंने कहा हुआ है कि भाई आप जो हैं वो सिगरेट की इश्तिहार नहीं चला सकते, सिगरेट की एडवर्टीजमेंट जो है वो आप नहीं कर सकते, यू कैन डू दिस। तो अगर आप ये रोक देंगे डेफिनेटली लोगों को फिर अवेयरनेस कम होती है। सो इफ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग, अगर एक आदमी, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, एक आदमी स्मोकिंग रोक देता है, द चांस टू डेवलप कैंसर डिक्रीजेस एज डैमेज टू द लंग्स इज रिपेयर्ड। अब डेफिनेटली ये फेफड़े जो हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन में, तो ये फेफड़े अगर एक बंदा स्मोकिंग करता है, लेट्स से दैट स्मोकिंग छोड़ देता है, तो अब फिर ये जो ख़राब जगह होती हैं ये दोबारा सही होना शुरू हो जाती हैं। सो रिपेयर्ड एंड कंटामिनेंट्स पार्टिकल्स आर ग्रेजुअली रिमूव्ड। और फिर आपको पता है कि हमारी बॉडी बड़ी ज़बरदस्त है, और वो क्या करती है कि अगर कोई कंटामिनेंट्स होते हैं तो उनको निकाल भी देती है बॉडी से। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताने लगा हूँ बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग क्या होते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग में पहले आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये आप तस्वीर देखो, इसमें आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्मल बंदे का दिल है, उसके फेफड़े हैं, और ये देखो बेचारा पका दिया फेफड़ा सारा का सारा ये सारा फेफड़ा पक गया स्टूडेंट्स। ये सिर्फ इसमें कार्सिनोजेंस पड़े हुए हैं, सारा फेफड़ा ख़राब हो चुका है ये। और दिल भी देखें, इट्स बीन क्वाइट इंक्रीज, बल्कि दिल का साइज़ तो इंक्रीज़ नहीं करता, फेफड़ों का साइज़ डिक्रीज़ कर गया है। यहाँ पे फेफड़े नॉर्मल साइज़ में है ना, तो दिल आपको छोटा लग रहा है, ये दिल बड़ा नहीं हुआ है, ये फेफड़े छोटे हो गए, सुकड़ गए हैं। तो बस मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि स्मोकिंग मत करें अगर आप करते भी हैं, और अगर कोई करता है उसको रोकें। ये स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। इसका दिन 31 मई को मनाया जाता है, नो टोबैको डे कहते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी कि तम्बाकू नोशी से जो है वो परहेज़ करना चाहिए। तो ये देखें आप क्या सीन चल रहा है। तो मैं आपको ये बताने लगा था कि बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग क्या हो सकते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग में आपको ये मैं बताऊंगा कि स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट्स एंड स्मोक। स्मोकिंग जो है आपको पता तो है कि एक हार्मफुल चीज़ है, उसमें केमिकल बड़े ख़तरनाक हैं। इसके अलावा ये जो बारबेक्यू वाला सीन बताया ना मैंने, बारबेक्यू वाले से भी ज़रा बच के रहो, क्योंकि बारबेक्यू जो स्टूडेंट्स वगैरह बारबेक्यू शौक रखते हैं उसके स्मोक में भी खड़े हो जाते हैं जाके, तो ये भी इससे भी बचो। टोबैको स्मोक कंटेन ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल। टोबैको स्मोक में 50 तो कार्सिनोजेंस मैंने अभी आपको बताया एमसीक्यू के तौर पे, तो उसमें 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, आउट ऑफ विच ऑल एटलीस्ट 50 आर कार्सिनोजेन, जिससे मैंने अभी आपको बताया। सो एंड में आर पॉइजनस और ये जहरीले भी हो सकते हैं। मैनी पीपल थिंक दैट लंग कैंसर इज़ द ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़। जो लंग कैंसर है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि आपको हो जाती है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, एंड इट इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ अमंग दी स्मोकर्स। और लंग कैंसर से ही बहुत से स्मोकर्स मरते भी हैं। सो बट इट इज़ नॉट राइट, ये बात सच नहीं है। सिगरेट स्मोक इफेक्ट्स दी, मतलब ये जो आप सोचते हैं ना कि मतलब लंग कैंसर जो है हो जाता है
और वो स्मोकर को स्मोक से होता है, सिगरेट से होता है, तो ये बात भी सच नहीं है। सिगरेट स्मोक अफेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। आपको ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो सिगरेट पीने वाला है वो सिर्फ आपको कह लें कि बंदा जो है वो सिर्फ फेफड़ों को ही अफेक्ट करेगा, वो आपको सर से लेके आपके पैर के नाखून तक जो है वो वहाँ तक अफेक्ट करता है। सिगरेट स्मोकर्स हैव मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज। जो स्मोकर बंदा होता है उसको बहुत सी डिफरेंट बीमारियां भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा निकोटिन के बारे में। निकोटिन जो है एक पावरफुल पॉइजन है एंड वाज वाइडली यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड। निकोटिन को एज अ इंसेक्टिसाइड भी यूज़ किया जाता है इन द पास्ट। व्हेन इनहेल्ड थ्रू द टोबैको स्मोकिंग इट रीचेज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो निकोटिन है जब आप स्मोक में होता है ना, ये सिगरेट में होता है, तो अगर आपके ये सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड में अगर आ जाता है एंड नॉट ओनली हार्डन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस आपने 9th क्लास में एक बीमारी पढ़ी थी कि आपकी जो खून की नालियाँ हैं और खून की नालियाँ सारी क्या हो जाती हैं कि हार्ड हो जाती हैं। तो ये ना सिर्फ कि हार्ड कर देगा आपकी खून की नालियों को बट ऑल्सो डैमेजेस द ब्रेन टिश्यूज। लुक एट दैट, ये निकोटीन क्या कर सकता है। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन, ये सवाल बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि निकोटीन के क्या इफेक्ट्स हैं। सो उसके बाद WHO आपको बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने स्मोकिंग के बारे में बताया है कि डिक्लाइन कर रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, यानी कि डेवलप्ड कंट्री जो डेवलप वर्ल्ड है वहाँ पे उन्होंने कहा है कि लोग स्मोकिंग की तरफ से दूर हो रहे हैं, स्मोकिंग छोड़ रहे हैं। डेवलपिंग में जो है ये अभी तक भी रिस्क बना हुआ है क्योंकि 3.4% ईयर फ्रॉम 2002, बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये बढ़ है और डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये काम हो रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में यही है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, 2002 से 3.4% के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से बढ़ है, यानी कि लोग डेवलपिंग कंट्री में सिगरेट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कंपेरेटिव विद दी डेवलप्ड कंट्रीज़। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि ये डेवलप कंट्रीज़ क्या होते हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या होते हैं। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री में आता है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री में आता है। डेवलप्ड कंट्री में जहाँ शहर बहुत ज़्यादा हो, मैशियत जो है वो अच्छी हो, उसको कहेंगे आप डेवलप्ड कंट्री। तो स्टूडेंट्स स्मोकिंग जो है आप कह लो कि ऑल्सो लीड टू दी कैंसर्स इन किडनीज। ओ माय गॉड, लुक एट दैट, आपका ब्लड में था ना ये निकोटीन वगैरह, तो किडनीज में बेचारा ब्लड, किडनीज ब्लड को साफ करती हैं, तो किडनीज को भी मसला हो सकता है। ओरल कैविटी देखो, मुंह में भी खुदा ना खास्ता, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में लोग बेचारे बड़े परेशान होते हैं बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, वो गुटखा और ये वो बड़ी चीज़ें गंदबला खाते हैं ये लोग। बहरहाल कैंसर मतलब कोई भी चीज़, पॉइजन क्या होता है, पॉइजन ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा अपने जिस्म में ले जाओ तो वो पॉइजन है। तो आई डोंट नो, हमें तो कुछ चीज़ों को स्प्रेस करना चाहिए, अच्छे देसी खाने खाने चाहिए। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, आपको बताऊंगा। सो लेरनिक्स आपकी जो जहाँ से मतलब बोलते हैं आवाज़ निकलती है, वो पार्ट बॉडी का लेरनिक्स है, स्पेसिफिकली आपकी गर्दन में होता है ये ब्रेस्ट, ये स्पेसिफिकली फीमेल पार्ट है बॉडी का, और ब्रेस्ट कैंसर बड़ा बढ़ है, हमें इसका भी ख्याल करना चाहिए। और स्मोकिंग से ब्रेस्ट कैंसर भी होता है स्टूडेंट्स। ब्लेडर मीन आपका ये पेशाब की थैली होती है, यूरिन की थैली होती है, यूरिन का एक पाउच होता है, वहाँ पे भी कैंसर हो जाता है। इसके अलावा पित्ते में भी हो जाता है, पेंक्रीज में भी होता है। लुक एट दैट, आप लिख सकते हैं अभी ये सवाल यहाँ पे कि विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी हार्म ड्यू टू स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से मसले आ सकते हैं इन बॉडी पार्ट्स को, ये सवाल लिख दिया मैंने। सो विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी हार्म्ड ड्यू टू स्मोकिंग, होप से नज़र आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट, द केमिकल्स इन द टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेज वे विच लीड्स टू द एम्फीसीमा। ओके फाइन, सो आप देख सो ये भी अब सिम्टम्स में आ गया कि स्मोकिंग से जो है आपके एयर पैसेज वे डिस्टर्ब होंगे, आपकी जो एल्वेलाई है उनका सरफेस एरिया कम हो सकता है, तो एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी आपको हो सकते हैं। स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट दी सर्कुलेटरी सिस्टम, द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको, लुक एट दैट, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होती है टोबैको में और बड़ी खतरनाक होती है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 0.5% भी हवा में हो तो आपकी डेथ कॉज कर देगी। लुक एट दैट, इट इज़ वेरी डेंजरस। ओके होती है जी, सिगरेट में ये भी होती है। किसी स्मोकर को ये वीडियो दिखाएं ज़रा, उसको भी पता लगे क्या चीज़ चल रही है, हो सकता है कि वो इस वीडियो के बाद स्मोकिंग को छोड़ दे। सो द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। लुक एट दैट, आपका जो एक प्रोटीन होता है ना ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स होता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। अब आपका क्या होता है कि रेड ब्लड सेल का काम है हीमोग्लोबिन, उसके पास अगर होगा ना, रेड ब्लड सेल के पास हीमोग्लोबिन अगर होगा तो हीमोग्लोबिन ने कैरी करना है ऑक्सीजन को, यानी आप कह लो कि ये आपका रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर ये प्रोटीन है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर, और ये ऑक्सीजन है, इसको हीमोग्लोबिन ने पकड़ना है। अब सीन क्या हो रहा है कि आप स्मोकिंग कर रहे हो, स्मोकिंग से ये आपका हीमोग्लोबिन, इसका स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है,
हीमोग्लोबिन अब सही नहीं रहा है, हीमोग्लोबिन अब जो है वो कारआमद नहीं रहा है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकेगा, वो ऑक्सीजन को पकड़ नहीं सकेगा। अब ऑक्सीजन को अगर रेड ब्लड सेल नहीं पकड़ेगा स्टूडेंट्स, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ना आपकी। Oh my God, look at that. So what the hell is going on? Many other chemicals in smoke increase the production of blood platelets. Look at that. अब क्या हो रहा है कि एक आपके और खुली हैं ब्लड में, एक और सेल्स हैं प्लेटलेट्स, ये बढ़ जाते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, आई एम मिसिंग द वर्ड, तो प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। सो व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन द नॉर्मल नंबर्स दे मेक द ब्लड विस्कस, आपका ब्लड काफ़ी थिक हो जाता है, और जब ब्लड थिक हो जाता है तो स्टूडेंट्स ये भी सीन होता है कि ब्लड मूवमेंट कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, एंड इट कैन लीड टू द आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। लुक एट दैट, आपको ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बीमारी हो सकती है। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और आर्थीरियोस्क्लेरोसिस आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। फिर स्टूडेंट्स आप इसके बारे में कमेंट भी पास करो कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स, स्मोकर्स आर दी ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस। तो फिर क्या होता है कि जो स्मोकर्स हैं उनको इन्फेक्शंस भी होते हैं मुख्तलिफ बॉडी में, पर्टिकुलरली लंग्स के इन्फेक्शन उनको रहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं टीबी की बीमारी को। तो टीबी बेसिकली कह लें कि बहुत से वायरसेस बैक्टीरिया फेफड़े में आके रहना शुरू कर देते हैं, फेफड़े तबाह कर देते हैं। सो बाय द 2 to 4 टाइम्स, यानी कि बड़ा चांस हो जाता है, 2 गुना से 4 गुना बढ़ जाता है रिस्क, और नमूनिया हो जाता है। यू नो डेफिनेटली जब आपके ऑर्गेनिजम्स फेफड़ों में आके रहने लग जाएंगे, तो मैंने आपको अभी पहले लेक्चर दिया है नमूनिया पे, तो आपको नमूनिया हो जाएगा स्टूडेंट्स। स्मोकिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ। आपके स्मोकिंग जो है वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ, यानी कि आपके दांतों को कमज़ोर कर देगी, जड़ों को कमज़ोर कर देगी स्मोकिंग, और आपके दांत गंदे कर देगी। यू नो आप अजीब से गंदे से पीले पीले दांतों वाले बंदे बन जाएंगे। ओके, अगर कोई स्मोकर देख रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए ज़रूरी है। और अगर आप पीते हैं सिगरेट तो प्लीज़ छोड़ दें आज के इस लेक्चर के बाद। टूथ लॉस, आपके फिर 2 से 3 गुना ज़्यादा आपके चांस होगा कि आप अपने दांतों को खो दें। दांत बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से पूछें जिनके जाली दांत होते हैं, बेचारे जो आर्टिफिशियल टीथ लगवा के बैठे होते हैं। नॉन स्मोकर्स आर दोज एक्सपोज टू दी सेकेंड हैंड स्मोकिंग। पैसिव स्मोकर्स एट होम इंक्रीज देयर हार्ट डिजीज बाय 25-30%।